पूछ रहे थे सब लोग। अच्छा, इसलिए सूचना लिख दिया ना, सूचना पट वहाँ लगा हुआ है। हाँ? चलो तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। कल बताया जाता था वर्क डन बाय क्या होता है, वेरिएबल फोर्स अगर कहीं आता है तो उसकी वैल्यू कंटिन्यूसली क्या कर रही है, वैरी कर रही है, तो उस कंडीशन में वर्क डन हमें निकालना होता है तो हम लोग इंटीग्रल मेथड से फाइंड आउट करते हैं। इंटीग्रल मेथड से फिर आपको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, लिमिट के द्वारा। तो इसी क्या देते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस कह देते हैं। ठीक है, हो गया था यहाँ पर जी सर जी, इसके बदिया कैसे सॉल्व किया जाता है? हाँ? इसके बदिया किसे सॉल्व किया जाता है? इसके बाद कैसे सॉल्व किया जाता है? अब जो डाटा दिया रहेगा, डाटा उसको पुट कैसे एफ की वैल्यू दी रहेगी एक्स के टर्म में, ठीक, और वहाँ पे क्या डिस्प्लेसमेंट आपको दिया रहेगा। नहीं तो ए और बी के टर्म में ऐसा एक तो क्वेश्चन दे के बताइए, इसलिए दिया गया क्वेश्चन। x1 की वैल्यू मान लो 2 है, x2 की वैल्यू 4 है, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो जो लिमिट रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4 माइनस 4 वहाँ, ये -2 वाला सेकंड फैक्टर में रखेंगे। ठीक, नहीं मुझे एक बार लगा दीजिए बेटा, ऑन ए बॉडी या ब्लॉक जो भी लिखो, ऑन ए बॉडी ए डिस्टेंस डिपेंडेंट फोर्स, मतलब वेरिएबल फोर्स कर लो, डिस्टेंस डिपेंडेंट फोर्स, डिस्टेंस डिपेंडेंट फोर्स देखिए F इक्वल टू 4x, F इक्वल टू 4x प्लस 8 न्यूटन is applied on the body, applied on the body so that body displaces from position x equal to 2 to x equal to 2 TO2 x equal to 5 मीटर, 5 मीटर की 2 से 5 जैसे x की जो वैल्यू है, पहला आपका 2 मीटर पे था, 2 x इक्वल टू कितना, x 2 मीटर से कहाँ पहुँच गया वो 5 मीटर की पोजीशन पे वैरी कर रहा है, इससे ज़्यादा। देन डिटरमाइन वर्क डन ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन की वैल्यू क्या होगी वो निकालना है। देन वर्क डन ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट, ठीक, जी सर लगाएंगे, बताना बताइए। आप आप बता दें। अगर आपको डब्ल्यू इक्वल होगा इंटीग्रेशन है एफ इंटू डी एफ होता है बेटा, लिमिट आपको दिया है टू कहाँ 5, ठीक, अब एफ की वैल्यू पुट कर दो, इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल कौन सा पोजीशन के साथ बदल रहा है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं, डायरेक्ट डब्ल्यू इक्वल टू एफ एक्स का अप्लाई कर देते हैं जब एफ की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। डायरेक्ट डब्ल्यू इक्वल टू एफ एक्स पे पढ़ते हैं आप लोग, वो तब बेटा अप्लाई करते हैं जब फोर्स की वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है, मतलब वो चेंज ना हो रहा, वैरी ना कर रहा, तब उस केस में हम लोग डब्ल्यू इक्वल टू एफ एक्स करते हैं। अगर वैल्यू चेंज हो रही है, वैरी कर रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो डब्ल्यू की वैल्यू आपकी होगी वो एफ एक्स के बराबर फिर नहीं होगा, ठीक, तब हम लोग इंटीग्रल मेथड से काउंट करेंगे इंटीग्रेट करके, ठीक है। तो ये कंडीशन आपका हो गया, एफ की वैल्यू आपको दी गई कितना 4x प्लस 8 इंटू डी एफ। अब जब इंटीग्रेट करेंगे बेटा, तो इंटीग्रेट करने पे पावर ये क्या होता है, जुड़ जाता है, और जो पावर आता है वो क्या करेंगे, क्या होता है
बटे इंटीग्रेट करते हैं पावर में एक ऐड होगा और जब पावर आएगा उससे क्या करते हैं भाग डिवाइड कर लेते हैं। भाग दो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे कितना है आपका 4 यह नहीं लिखा है तो मतलब पावर 1 है। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा वो कितना x स्क्वायर बाई 2 प्लस 8 इंटू यहाँ पे है ही नहीं है तो x जाके मल्टीप्लाई क्यों होगा 8 इंटू कितना x लिमिट 2 कितना है 5। ये आपको पूजा बोल नहीं सकते हैं इसको लिख सकते हैं बेटा 2x स्क्वायर प्लस 8 इंटू x लिमिट 2 टू 5। एक बार x की जगह में आपने बेटा 5 रखेंगे एक बार x की जगह पे माइनस देगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। इसको दो पार्ट में आप बांट सकते हो 2x के पावर कितना है 2x स्क्वायर लिमिट आपका 2 और 5 प्लस 8x लिमिट आपका यहाँ पे भी है कितना तो वहाँ पे दोनों हमने सेपरेट कर दिया आपको समझने के लिए। अभी x की वैल्यू एक बार 5 रखो x की वैल्यू एक बार क्या रखिए 2 रखिए तो ये हो गया 2 x की वैल्यू 5 तो 5 का स्क्वायर कितना माइनस 2 x की वैल्यू कितनी है 2 तो 2 का स्क्वायर या तो यहाँ से कॉमन कर लो तो दोनों में से क्या दिया कॉमन कर ले तो जगह लगाना पड़ेगा तो यार छोड़ो यहाँ पे जब करेंगे 8 इंटू कितना x माइनस 8 इंटू कितना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। पहले ऊपर वाला माइनस क्या करेंगे आप नीचे वाला वैल्यू पुट किया जाता है। तो कंडीशन 5 का स्क्वायर 25 दूना 50 25 हो जाए 50 50 2 का स्क्वायर 4 हो जाए 8 ये हो गया एक ब्रैकेट में और ये हो गया 8 बाय 40 माइनस 50 यहाँ बचा 42 और यहाँ कितना बचेगा 24 दोनों का ऐड कर दो 66 जूल जो का मीटर कर लो या तो क्या हो जाएगा जूल। इस डिस्प्लेसमेंट में टोटल जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू हो गई 66 जूल की क्या हो गया बराबर हो गया। तो हम लोग जब वेरिएबल आएगा बेटा ना तो इस तरह से आपको वैल्यू क्या कांस्टेंट नहीं रहेगा। जब कांस्टेंट नहीं रहेगा तो इंटीग्रेट करके वैल्यू हम लोग डिटरमाइन करते हैं। सर जी यहाँ कास्ट थीटा प्रूव कास्ट थीटा प्रूव जब दिया नहीं है तो कहाँ चलोगे आप अगर दे तो कैसे सॉल्व होगा यहाँ दिया ही नहीं जाएगा इंटीग्रेशन में नहीं दिया जाएगा इंटीग्रेशन में क्या रहेगा ठीक है भाई फार्मूले में कास्ट भी दिया गया ना तो इसी वजह से ये इतना होता तब तो हम नहीं कर लेते। अगर जैसे आई जे के टर्म में दे दिया जाएगा तो आई है तो थीटा 0 होगा आई जे रहेगा तो थीटा 90 हो जाएगा तब वहाँ पे रहेगा ठीक। बाकी पर्टिकुलर एंगल के बेस पे क्वेश्चन डिजाइन नहीं किया जल्दी हो जाएगा हो गया जी सर तुम्हारा आ गई हो क्या आ गई हो बारिश हो रही कितने लोग कल बारिश में भीग गए थे कोई नहीं भीगा ना तब फिर क्यों नहीं आए भीगे नहीं है इसीलिए आए नहीं। इतना बारिश नहीं होता बेटा छुट्टी मनाइए 2 बजे बारिश बंद थी ठीक। हम लोग भी उसी टाइम पे आते हैं और जो लोग पहुँचे थे वो लोग भी उसी टाइम पे आए थे क्योंकि हमें लेट ही हो गया है ना। तो अगर आप आना चाहते तो आ जाते हैं ठीक। कितने लोग सिटी से बाहर से आते हैं यहाँ बताओ आउट ऑफ सिटी कितने लोग आते हैं कितने लोग बाहर से कहाँ से आते हैं ऑटो से आती है अच्छा स्कूटी का चलो फिर आप तो आ सकते थे वो पहन लेते क्या लेनी पड़ती आई थी कल आप मेरे हाँ हाँ जी और कौन बाहर वाले थे कहाँ से आते मैंने हाईवे वहाँ भी आए थे देखो ये वहाँ पे कप्तानगंज से आ गई ये आ गई वहाँ हाईवे की उस साइड से आ गई और कौन कल कौन पहुँचा था जो दूर से आने वाले हैं कहाँ से आते हो चिल्मा बाजार देखो बहुत दूर से आते हैं चिल्मा बाजार तो बहुत दूर है जी कलवारे आगे वहाँ से नाम करते ही रहते हो नहीं वहीं से अर्खापुर घर चिल्मा से ही आते हो अर्खा बारठापुर अर्खापुर वही गाँव चिन्ह हाँ जी हट जाए फिर से हाँ कौन आया था कहाँ से आती है बंदिया बाजार बहुत दूर नहीं है
करिए, है ना। चलो हो गया बेटा, कर लेंगे हम। नेक्स्ट लिखिएगा, नहीं लिखाया जल्दी लिखा करो, और थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े जाएगा, बैठा तो दिखता रहेगा। इस साइड से दिखता है, इस साइड से दिखता है, इधर भी दिखता है, जो हमें बीच में एक सीट नहीं दिखता है। आंसर दिख रहा है तुमको? दिख रहा है? देखो तुमसे छोटी है उसको दिख रहा है, नहीं हमें एडिट तभी उसको दिख रहा है। अपने सीट चेंज कर लेने का इधर बैठ। हो गया बेटा? सर उधर वाले लाइट रूम रिफ्लेक्शन चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, हमारा ही नहीं करिए। वर्क डन पड़ोसी देखिए, चार लाइन का क्वेश्चन था, 15 मिनट से खड़े हैं। इतना तो समझाने वाला अपने आ जाना चाहिए बेटा। आप ही करोगे एलकेजी बच्चे की तरह कि मैडम ऐसे लिख रही है तो एप्पल, तब फिर तो फिर हो गया कहानी। समझाने के बाद ही ऐसे नहीं लगा रहे तो फिर वर्क डन। चलो देखो वर्क डन देखिएगा, वर्क डन कैलकुलेशन बाई फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। वर्क डन कैलकुलेशन बाई फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। वर्क डन कैलकुलेशन बाई फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। फिलहाल जब हम ऑर्डर निकालते हैं बेटा फोर्स डिस्प्लेसमेंट से, तब भी हमारा तरीका ऐसे होता है। वहाँ पे जब लेते हैं टोटल जो ऑर्डर की वैल्यू होती है, एरिया कवर्ड बिटवीन एफ ग्राफ होता है। जब हम लोग निकालेंगे, अगर आपका क्या फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, उसके बेस पर अगर आप ऑर्डर की वैल्यू फाइंड करते हैं, फोर्स एरिया की पहचान है। ये तो बैग में ले धर के लेके जाते हैं। बहुत बढ़िया, स्याही हो गया। तो उस तरीके में क्या होगा, यहाँ पे जो ले रहे हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ की बात करेंगे आप, देखो बेटा मान लो ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस आपको दिया गया है और ये फोर्स आपका है। कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्मली नहीं वो कर रहा है, ऐसे इसकी मतलब वेरी कर रहा है, इस कंडीशन में जो आपका वर्क डन होगा ना, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो टोटल एरिया कवर्ड होता है बेटा, क्या होगा, जो एरिया कवर्ड होगा इफेक्ट ग्राफ के बीच में, वो वर्क डन के बराबर होता है। अब बोलोगे ऐसे एरिया कैसे निकालेंगे, ऐसे आपको नहीं पूछा जाएगा, ये तो आपको दिखाया गया है। मतलब अगर फोर्स की वैल्यू वेरी करे, डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ है, तो इसके बीच का जो बेटा एरिया होगा ना, ये दिस इज द एरिया बिटवीन इफेक्ट ग्राफ, ये प्रोवाइड करेगा आपको क्या, डिस्प्लेसमेंट यानी कि क्या देगा आपको, वर्क डन के बराबर होगा। अब आपको क्वेश्चन जब दिया जाएगा तो शेप आपका ग्राफ का इस तरह से डिजाइन किया जाएगा जिसका आप एरिया क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। रेक्टेंगल होगा, ट्रायंगल होगा या स्क्वायर होगा, जो भी रहेगा इस टाइप का शेप आपको ग्राफ में दिया जाएगा, जिसका एरिया आप इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। इस टाइप का ग्राफ नहीं दिया जाएगा, तो केवल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको दिया जाता है कि ऐसा ग्राफ के बीच में अगर हमें वर्क डन की वैल्यू डिटरमाइन करनी है तो कैसे डिसाइड करेंगे। अब डिसाइड कैसे करेंगे, डिटरमाइन कैसे करेंगे, क्योंकि बोला गया था हमेशा जो वर्क डन होता है W=Fx हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपका फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है। अब इस एरिया को थोड़े थोड़े पतले पार्ट में हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं। इस तरह से क्या करेंगे आप, छोटे फ्रैगमेंट में डिवाइड कर देते हैं। एक हम समझा देंगे, पूरा लाइन ड्रा करेंगे तो फालतू टाइम जाएगा। एक हमने मान लिया ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रेडियस है। अब यहाँ पे आप लोग अप्रॉक्सीमेटली फोर्स की वैल्यू, अगर फोर्स देखो आप अप्रॉक्सीमेटली फोर्स की वैल्यू कुछ भी आप लिया लो, एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। ये जो डिस्प्लेसमेंट है सपोज है dx है, कितना है बेटा, dx डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो उस कंडीशन में इस पीरियड में आपका फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम लोग dw लगा सकते हैं। dw की वैल्यू कितना है, f इंटू कितना, dx के बराबर हो जाएगा। f इंटू क्या होगा, dx के बराबर होगा। तो w की वैल्यू जो होगी इंटीग्रेशन f इंटू dx। अब जो लिमिट दिया रहेगा, मान लो ओ से a तक जाता है, सपोज अगर ओ से a है तो यहाँ से जहाँ तक रहेगा वहाँ पर आप लिमिट आप रख देंगे। ये तो कंडीशन होती है। लेकिन जब ग्राफ हम लोग दिया जाता है स्पेशली,
जब ग्राफ दिया जाएगा तो हम लोग बेटा उसके बीच का जो एरिया कवर्ड होगा वो टोटल हमें प्रोवाइड करेगा क्या, वर्क डन की वैल्यू क्या करेगा, एरिया कवर्ड जो होगा वो उसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन निकालेंगे। तो नीचे लिख लीजिएगा, इन्हें क्या किया जाएगा, वर्क डन कैलकुलेटेड बाय फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, वर्क डन इन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो लिखिएगा द वर्क डन इन फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, वर्क डन इन फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ will be equals to area enclosed between them, between fx कर लो, between fx फोर्स डिस्प्लेसमेंट जो आपको दिया गया है उनके बीच का जो क्या होगा, एरिया होगा, उसके बीच में एक्स के टर्म ले लेते हैं, एक्स निकालते हैं तो एफ के बीच में जो एरिया क्लोज होगा उसके बराबर होगा। ठीक, अब अगर हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो आप बना लीजिए वैसे साथ में लिख लीजिएगा। फिर हाँ जब निकालेंगे तो एरिया टोटल जो एरिया कवर्ड होगा उसके बराबर आप फाइंड करेंगे। ठीक, बना टोटल एरिया जो कवर्ड होगा उससे क्या हो जाएगा, आपका इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये भी तो इसी तरह होगा जी। हाँ, तो यहाँ पे डाटा नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे आपको क्या दिया जाएगा, ग्राफ दिया जाएगा। वहाँ पे आपको उस टाइप का डाटा देते थे, हम लिखते हैं ऐसे ही है क्योंकि इसका एक एक सेगमेंट को ऐड करके टोटल एरिया निकालेंगे। जैसे इस टाइप को कुछ से दे दिया जाए तो इस टाइप के लिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं तो डायरेक्टली क्या बनाए, एरिया आपको प्रोवाइड करे, तो उस केस में उसको इंडिकेट करने के लिए हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। बट अब जब निकालेंगे जो आपको दिया जाएगा, जैसे मान लो उनको सिखाया जाएगा ये फोर्स है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइप है। अब यहाँ पे दिया गया कि एक ऑब्जेक्ट है जो फोर्स लगाया, एक यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया। अब ये टाइम इंटरवल आपको दे देगा, टाइम देगा कि यस देगा, डिस्प्लेसमेंट वही यस देगा। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, हम उसको दे देते हैं 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12। ये जो डिस्प्लेसमेंट मीटर में है फोर्स न्यूटन में, फोर्स की वैल्यू दे रहे हैं 20 और 40। तो ग्राफ जब ऐसा देगा ना तो इसका हम एरिया क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना है, क्या बना, ओ ए बी सी डी ई। ठीक, तो यहाँ से देखो ओ से ए तक एक ट्रायंगल बनेगा। कितने आपको ट्रायंगल का एरिया निकालने आता है, एरिया ट्रायंगल का फार्मूला ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए, एरिया फाइंड करने का फार्मूला और क्या, ट्रायंगल का एरिया फार्मूला बोल गया था। अच्छा, अपना एरिया निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं। किसी भी पर्सन का अगर वॉल्यूम मेजर करना हो तो क्या आपके पास कोई मेथड है, आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। आपको अपना वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं क्या, कैसे, खड़े जाइए, सिलेंडर के बड़ा पाया इसका रेंज। आप सिलेंडर हो क्या, नहीं सर, इतना थोड़ा सा गोलाई मान लूँगी। अरे यार कहीं मोटे हैं, कहीं पतले हैं, कहीं मोटे हैं, तो कैसे निकाल सकते हो। तो सर कोई बताए आपको अगर अपना वॉल्यूम फाइंड करना हो, आपको वॉल्यूम कितना है तो आप अपने वॉल्यूम का मेजरमेंट कर सकते हैं क्या, एग्जैक्ट मेजरमेंट, तौल के कर सकते, तौल के वॉल्यूम, आयतन निकालने के उसके बाद डेंसिटी का मालूम है कि तुम निकालोगे वो मास निकाल के। आपको अगर वॉल्यूम फाइंड करना हो अपना तो कोई आपके पास मेथड है, आप निकाल सकते हैं वॉल्यूम। जब अपना नहीं निकाल पाता तो फिर ट्रायंगल वैसे निकालोगे यार। किसी को दिमाग लगा चलता, दिमाग एकदम बंद रहता है। अगर किसी भी पर्सन को अपना वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो तो कैसे निकाल सकता है वो, हाँ जी, इंटीग्रेट करके, क्या करके भैया, कैसे इंटीग्रेट करोगे। अरे इंटीग्रेट हम तब कर पाते हैं जब एक लिमिट हमारी दी हो, यहाँ से यहाँ तक आप जा रहे हैं तो हर स्टेप पे घट बढ़ रहा है, पैर पतला, पेट मोटा, सब टेढ़ा, तो फिर कैसे निकालोगे।
कोई मेथड सोचो यार, तुम सोचने की टेंडेंसी बढ़ाई है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सोच ही नहीं पाते हो, सोचना चाहते ही नहीं, पाते नहीं, चाहते ही नहीं हो। कैसे कोई कर सकता है? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कैसे इंटीग्रेट करोगे यार? यहाँ कैसे इंटीग्रेट करोगे? हाँ? इसका आंसर 280 जुलाई। उसके आंसर छोड़ो, पहले जो क्वेश्चन पूछा है उसको बताओ। इसका क्या कैसे हम निकाल सकते हैं? वॉल्यूमेट्रिक मेथड से वॉल्यूम के इसी कंटेनर में क्या करिए, लिक्विड भर दीजिए। क्या करिए? एक कंटेनर में क्या करिए, लिक्विड भर दीजिए, इतना वो कंटेनर की लंबाई हो जिसमें आप डिप कर सकें, ठीक। और साइड में दूसरा क्या है, एक कंटेनर लगाइए जिसमें या तो उसमें रीडिंग बनी हो, जैसे कंटेनर है ये वाला कंटेनर है, इसमें रीडिंग बनी हुई है, क्या बनी हुई है? रीडिंग बनी हुई है। अब इसमें पानी इसमें लग गया, पानी इसमें पानी का, अभी आप दूसरे नहीं, अगले स्टेप में आपने उसमें क्या किया, अब आप पहुँच गए क्या, जितना इसके पानी है जब आप अंदर जाएंगे तो क्या करेंगे, लेवल बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा ना। जितना लेवल आपको मालूम पड़ गया यहाँ तक पहुँच गया, तो ये रीडिंग आप पढ़ नहीं पाओगे यार। यहाँ से यहाँ तक रीडिंग आपकी होगी, जितना इंगेजमेंट दवाई आपके मालूम के बराबर हो जाएगा, ठीक होगा। तो इतना टेंशन ले लेते हैं, पैसे निकालें, पैर मोटा है, पैसा पतला है, हाँ ठीक। तो क्या करेंगे, इसमें अगर से एग्जैक्ट मालूम निकाल देंगे, बाकी कोई मेथड हमारे पास नहीं है जो एग्जैक्ट मालूम आपका मिल पाए, ठीक है। वहाँ पे इंटीग्रेशन मैथड फेल हो जाता है, हाँ। चलिए पानी आपके यहाँ का टंकी में पानी मिला करेगा, उसके बाद फिर घुस आना, फिर उसके बाद पानी का घर हमें मारेंगे, टंकी पानी गंदा कर दिया है। चलो ठीक हो गया ना, समझ गया। अब इसमें कैसे करेंगे, ये लोग कर दिया क्वेश्चन बना लीजिए। फाइंड वॉल्यूम बिटवीन, क्वेश्चन लिखिएगा, हाँ क्वेश्चन लिखिए, फाइंड वॉल्यूम बिटवीन, वॉल्यूम बिटवीन 0 to 12 मीटर, 0 to डिस्प्लेसिंग कर लो, वॉल्यूम बिटवीन डिस्प्लेसिंग द बॉडी between 0 to 12 मीटर, displacing the body between 0 to 12 मीटर, 0 से 12 मीटर तक डिस्प्लेस करने में कितना वक्त करना पड़ेगा? as shown in the graph, as shown in the graph, as shown in the graph। 320 जी सर, 320 एरिया क्यों निकालना है? 3 से निकालिए डायग्राम बना लीजिए, ये वाला जल्दी करिए। जल्दी करिए। यहाँ पर तो इस वाले डायग्राम में एरिया रैंडम में है, कभी निकल सकता है। क्या इधर का एरिया रैंडम में है, कभी निकल सकता है। यहाँ पर त्रिभुज रूप बनेगा ही नहीं। जब क्वेश्चन बनेगा तो इस टाइप का बनेगा, ये केवल आपको दिखाने के लिए। अगर बनेगा भी इस तरह से तो लोअर लिमिट हाई लिमिट दिया रहना चाहिए। बदल देंगे ना तो फिर हमारा क्या होगा, वहाँ पे हम इंटीग्रेट तक करोगे तो कॉन्स्टेंटली चेंज होती है। यहाँ तो हमारा क्या है, पॉइंट वेरी कर रहा है। तो आपका एक ही मेथड होगा, जहाँ से जहाँ तक कांस्टेंट है उतना हर स्टेप का ऐड करके तब निकालिए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। हो गया भैया? कितने लोग फाइंड कर लिए हैं? आंसर बोलिए। पढ़े बंदे 100, 260, 320, 320 से 260 बड़ा वेरिएशन अभी है। बैठिए।
और लो निकालो। चलिए देखते हैं। बेटा देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है। क्या बना है? ट्रायंगल। इसका एरिया मान लो A1 है। एक रेक्टेंगल बना, इसका एरिया A2 है, इसका एरिया A3। टोटल लागत तीनों के एरिया के सम के बराबर हो जाएगा। टोटल जो एरिया होता है इफेक्ट ग्राफ का, वो प्रोवाइड करेगा हमें बाउला। याद रखिएगा, अगर आपका कहीं नीचे साइड में गया है नेगेटिव कोऑर्डिनेट में, तो वो वैल्यू आप माइनस कर लेंगे रिजल्टेंट निकालने के लिए। ठीक, मतलब अगर आपका डाउनवर्ड आपका ग्राफ गया है तो क्या करेंगे, उतना माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे जब आप एरिया निकालोगे बॉटम की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो डब्ल्यू की वैल्यू आपको निकालनी होगी। एरिया पहले देखो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया जो आपका होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणे लंब। हिंदी में पढ़ा होगा, याद है आया कुछ? किस क्लास में पढ़े थे? अच्छा 6-7 8 अरे 6-7 में ही पढ़ाते हो, और लोअर क्लास में बच्चों को पढ़ा दिया था ट्रायंगल का एरिया। आप लोग शायद जब पढ़े होंगे तो 7, 6, 7 या 8 में पढ़े होंगे। ठीक, तो इस केस में क्या होगा, जो एरिया होगा हाफ बेस की वैल्यू 0 to 4 इंटू हाइट कितना है 40 प्लस ये आपका रेक्टेंगल बना, इसका एरिया होगा 8 और ये 4, 8 - 4 मतलब 4। हाइट कितनी है 40 40 प्लस इसका करोगे 12 - 8 4 गुणे 20 और ये है 20 4 इंटू 20 20। इसका देखो ये लाइन चला किसमें 20 पे, फोर्थ वेक्टर को 20 पे लाइन चला था। तो ये हो गया 2 2 जा 80 4 2 जा 80 प्लस 160 प्लस 160 प्लस 160 टोटल हो जाएगा 320 जूल। मतलब टोटल जो आपका वर्कडन होगा O से E तक पहुँचने में, यानी कि 0 to 12 क्या मीटर डिस्प्लेस होने बॉडी में जो फोर्स का वर्कडन किया जाएगा वो 320 जूल। और 260 कैसे आया बेटा, कहाँ उड़ा दिया? हाँ यहाँ से यहाँ तक का 4 हुआ। अब ये 4 और 8 के बीच में ही तो ये एरिया लाई करेगा। 8 - 4 तो 4 बचा, और यहाँ वाला एरिया का बीच में अब 12 - 8 तो 4 ही बचा, ये भी ना। ऐसा नहीं करिए। साइन हो गया बेटा सबका, साइन हो गया है। आप बहुत रेगुलर रहते हैं। हाँ, खड़े हो जाइए, साइन करके जल्दी से खड़े हो जाइए। कितने लोग बहुत रेगुलर रहते हैं, कितने लोग बहुत रेगुलर वाले हैं? नहीं, कुछ लोग ज़्यादा ही रेगुलर रहते हैं। हाँ, उनमें हिट लिस्ट में उनका भी नाम है। आप लोग भी आजकल बहुत रेगुलर रहते हो, क्यों साहब? तबीयत खराब हो गई थी, पक्का है? पापा से बात करवाइएगा शाम को, पापा से बात करवा दीजिएगा शाम को। ठीक, आप कहाँ छुट्टी मारते रहते हैं आजकल? क्या कर बताई थी? थोड़ा बारिश था, थोड़ा तबीयत खराब था, दोनों मिला के बड़ा हो गया है। हाँ, अच्छा, बाइक भी नहीं था, तबीयत भी खराब थी, बारिश भी हो रही थी, मम्मी कहीं पकौड़े बना रहे, खा भी नहीं बेटा, सब मिला के बट रेगुलर आखिरी भैया थोड़ी थोड़ी चीज़ें बात के लिए बड़ी नुकसानदायक हो जाती हैं। ठीक, आपको नहीं लगता है ना कि अभी मतलब यही माता है? नहीं सर, कान खींचा करो तो नहीं बोले सर, आएगा। ये नहीं मारते, मुझे मारते हो। तो तुम्हें कैसे पता चल जाएगा? हम जानते हैं, हम जानते वो हैं। शिकायत करता क्या हाँ। कि ये नहीं आ रही थी, तब वो आ जाएगा, उसको तो चलाने आता ही है ना, वो नहीं आएगी वो आ जाएगा। हाँ? चलो देखो, अगर आप जब एक ही घर से हो तो अगर दो लोग नहीं को मानो किसी की तबीयत खराब है तो ऐसा नहीं एक नहीं जा रहा तो दूसरा भी गायब हो जाए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में किसी की तो रहोगे नहीं। हाँ,
दूसरी है रेगुलर आर्क। चलो बेटा देखो, तो ये हो गया बेटा वर्क डन किसके द्वारा। अगर डिस्प्लेसमेंट क्या ग्राफ है तो उस कंडीशन में कैसे आप निकालोगे फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से। नेक्स्ट है, ऐसा समझ लीजिए, लिखने की जरूरत बहुत नहीं है। आपको बताया गया था कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स बेटा उसे कहते हैं जिसके अंडर वर्क डन जो होता है ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। कंजर्वेटिव फोर्सेज आर दोज फोर्सेज इन विच, ठीक, अंडर विच वर्क डन विल बी ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, उसे क्या कहोगे आप, कंजर्वेटिव। लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या इलास्टिक फोर्स, सारे कैसे हैं हमारे कंजर्वेटिव फोर्सेज में आते हैं। नॉन कंजर्वेटिव उसे कहेंगे बेटा जिसके अंडर वर्क डन जो होता है पाथ डिपेंड करता है। लाइक विस्कस फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ये कैसे हैं, पाथ पे डिपेंड करते हैं। जैसे आप मान लो जिस रूट को फॉलो कर रहे हैं, ठीक, आप घर से यहाँ तक आते हो, घर से यहाँ तक की आपकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अलग अलग रूट के लिए सेम या डिफरेंट। घर से यहाँ आती हो, घर से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो अलग अलग रूट के लिए अलग अलग या सेम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस तो डिस्प्लेसमेंट नहीं मिल जाएगा। कितने लोग कह रहे हैं कि आपके घर से यहाँ तक आप आते हो पढ़ने के लिए तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रोज़ के लिए सेम रहता है, रोज़ रोज़ वही रहता है डिस्प्लेसमेंट। हाँ, डिस्टेंस क्यों अलग हो जाएगा, रास्ता डिपेंड कर, मतलब डिस्टेंस पाथ डिपेंडेंट है बेटा। जिस रूट को फॉलो करते हुए आप अपने घर से यहाँ तक पहुँचते हो उसकी पाथ लेंथ जो होगी वो डिस्टेंस को डिनोट करेगी। और डिस्प्लेसमेंट ना तो आपका घर हिल के उधर चला गया ना तो आपके इंस्टीट्यूट इधर चला आया, तो दोनों सेम सेम पोजीशन पे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेज पाथ लेंथ होता है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम से रहेगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आपके घर से यहाँ तक का डेली क्या है सेम, बट डिस्टेंसेस डिपेंड करती है हमारे पाथ पे, कौन सा पाथ चूज करके आप यहाँ तक पहुँचते हो, ठीक है। चलिए, तो कंडीशन आपका हो गया। जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज होंगे, कौन होंगे बेटा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होंगे, उसमें पाथ पे डिपेंड करेगा आपका वर्क डन। जैसे मान लो एक बार शॉर्टेस्ट पाथ से आए, दूसरे दिन कभी आप लॉन्ग वाले पाथ से आ रहे हो तो आपका क्या एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी ना, ठीक। तो उस कंडीशन में नेचर ऑफ पाथ एंड किस पे, उसकी पाथ लेंथ दोनों पे डिपेंड करेगा। यानी कि अगर रोड रफ ज़्यादा है या कम रफ है, कैसा है, उस पर आपका डिपेंड करता है क्या चीज़, वर्क डन की वैल्यू, ठीक। तो वर्क डन जो होगा अगर आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो किस पे, पाथ पे डिपेंड करेगा, बट कंजर्वेटिव होगा तो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव। ऐसे एक पॉइंट रखिए तो साइड में, ठीक है। ये फोर्स की बात हो रही थी, वर्क की भी, दोनों वर्क की भी, वर्क की बात हो रही, नॉन देखिए वर्क डन ऐसा आगे से फाइनल आ जाएगा। वर्क डन अंडर कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन अंडर कंजर्वेटिव फोर्स is independent of क्या, path, independent of path. It only depends on किस पे, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और किस पे डिपेंड करेगा, फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, ठीक हो गया। हाँ साहब, विस्कोसिटी पानियों के सयानता बनस्पति फ्रिक्शन को सॉलिड सरफेसेस के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं। पानी का कोर्स लिक्विड सरफेस लेयर के बीच में लगता है। हाँ, दोनों अपोज, दोनों ही मोशन का अपोज करते हैं। नेचर अपोज करने का वैसे ही है, ठीक। लेकिन दोनों का जो ओरिजिन है ना, एक सॉलिड कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में लग रहा है, एक लिक्विड के बीच में लग रहा है, ठीक है। तो जी क्या दिया था, क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता है।
हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट एरिया जो होता है बॉडी की जो कॉन्टैक्ट एरिया होगा उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक, अब वो कॉन्टैक्ट एरिया मतलब साइज ही, अब मान लो जैसे मान लो आपने ये वुडन का बना हुआ है, अब इतना ही अगर हम इतने मास का अगर आयरन लेंगे छोटा सा हो जाएगा ना, तो अगर रफनेस दोनों का बराबर है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों के लिए कैसा है, सेम है, तो ये साइज इसकी बड़ी हो या छोटी हो, वो रिएक्शन फोर्स पर डिपेंड करेगा और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पर डिपेंड करेगा, इसके साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक, तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, साइज एंड शेप इस पर डिपेंड नहीं करता, नेचर ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस एंड क्या रिएक्शन फोर्स जो डेवलप हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। नेचर पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करेगा, कॉन्टैक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। सब कुछ कहानी और क्वेश्चन कब लेके आए। अब साइज कहने का वहाँ मोटो क्या है, ठीक, साइज की कंडीशन क्या है, जैसे कॉन्टैक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, कॉन्टैक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। अब साइज आप क्या कह रहे हो, साइज बढ़ाने के साथ उसका मास कंजर्व दिया है, अगर मास सेम है तब तो क्या है नहीं करेगा, बट अगर मास साइज को जैसे इसे मान लो इतना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा है ये, अब पता लगा इस पर आपका जो फ्रिक्शन रहेगा, आप कोई बड़ा सा लकड़ी ले लें, ठीक, कोई बड़ा पार्ट ले लिया जाए तो उसमें फ्रिक्शन तो बदल जाएगा ना, तो साइज पर डिपेंड, क्योंकि सेम मटेरियल का बना हुआ है, बट कंडीशन साइज को तब हम लोग तब इग्नोर करते हैं जब उसका रिएक्शन फोर्स कैसा हो, बराबर होगा और उनके बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है वो भी सेम हो, तब साइज में इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक, अगर नहीं है तो एक ही ऑप्शन चूज करना है, तो पहला आप कर लेंगे। ठीक, कॉन्टैक्ट एरिया। चलिए क्या लिखा था बेटा, नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव लिखा था, उसमें पूरा ही क्वेश्चन लगेगा। कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। व्हाइल ग्रेविटेशन, या तो लिख लो लाइट अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, etc का तो अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, etc। ठीक, ठीक है, वाइल वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन अंडर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन अंडर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन पाथ, लाइक फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, etc। लाइक फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, etc। सर अगर हम जा रहे हैं रास्ते में पुलिया पड़ा, तो अगर हम जा रहे हैं रास्ते में पुलिया पड़ा तो वहाँ पर पड़ा ना ग्रेविटेशन बहुत क्या है, हम ऐसे जा रहे हैं रास्ते में सीधा तो फ्रिक्शन काम कर रहा है, लेकिन अगर पुलिया पड़ा तो वहाँ पर ग्रेविटेशन कुछ आएगा थोड़ा बहुत। हाँ, जब ऊंचाई पर आप जाओगे तो ग्रेविटी की वजह से आपका वर्क करना चाहिए, तो एनर्जी हमें ज़्यादा खर्च करनी पड़ती है, फिर आओगे तो फिर उतना आपको मिल जाएगा। हो गया बेटा। चलिए, ये तो हो गया कंजर्वेटिव और क्या नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंडर वर्क कैसे होगा, क्यों होता है, किसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो यहाँ से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। हो जाएगा, लेकिन अगर टोटल माने तो नहीं करेगा, क्योंकि चढ़ने में जितना लॉस हो तो उतना फिर मिल गया। जितना आप ऊपर अगर उतना ही हाइट तक जाते फिर उतना नीचे आते तो ड्यू टू ग्रेविटी जो एनर्जी आपने एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया था उतना आपको रिगेन होगा, बट आपको नहीं होता है, वो आपकी वेलोसिटी बढ़ा देता है। भाई ऊपर से आओगे तो बिना पैडल मारे चलेगा, और जब ऊपर जाएंगे तो तेज पैडल मारना पड़ेगा, तो जितना डिस्टेंस कवर करने में लगाते हैं उतना वहाँ पे आपको रिकवर हो जाता है, बट फ्रिक्शन की वजह से उसमें कुछ ना कुछ लॉस होता रहता है। हो जाएगा, चलिए इतना कर लिया बेटा। अब हमें यहाँ पे बेटा पढ़ना है मेनली एनर्जीज। ठीक, क्या पढ़ना है आपको, एनर्जी। तो देखिएगा हेडिंग अगला, एनर्जी। वर्क हो गया, नेक्स्ट आपका क्या है, एनर्जी। जो एनर्जी आपका होता है बेटा, हम लोग बोलते हैं किसी बॉडी किसी सिस्टम की जो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क होती है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बोला जाता है एनर्जी। मतलब
मतलब किसी भी सिस्टम की कार्य करने की क्या क्षमता जो होता है उसे कहते हैं कि हम लोग एनर्जी। जैसे आप कितना टोटल वर्क कर सकते हैं वो आपकी एनर्जी कहलाएगी। और जब पावर कहेंगे तब क्या होगा, कम समय में कितना ज़्यादा वर्क आप कर सकते हैं वो आपका क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। ठीक है, पावर दैट मीन्स मेजरमेंट आप क्या होता है ये वर्क डन पर यूनिट टाइम। जब हम लोग पावर की बात करते हैं पी करके पढ़ेंगे, ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, क्षमता, सामर्थ्य कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में, सामर्थ्य कहा जाता है। ठीक, तो जो पावर होता है हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। मतलब कम समय में ज़्यादा वर्क कर लेते तो आप ज़्यादा पावरफुल हैं, ज़्यादा समय में कम वर्क करेंगे तो कम पावरफुल हैं। ठीक, उल्टा एनर्जी के लिए क्या होना चाहिए आपको, टोटल कितना मैक्सिमम आप वर्क कर सकते हैं, कितनी कैपेसिटी है उसे कहते हैं लोग एनर्जी। जैसे पहले अपने यहाँ क्रिकेट हुआ करता था वनडे एंड टेस्ट सीरीज, ठीक, अभी भी होता है, थोड़ा सा पैटर्न 2020 वगैरह हो गया, वो बदल गया। ठीक, तो उस केस में वनडे जब क्या होते थे, जो वनडे के बेटर प्लेयर होते थे वो क्या इसमें टेस्ट में बहुत बेटर परफॉर्म कुछ ही कर पाते थे, बहुत नहीं करते थे, इसलिए अलग अलग प्लेयर्स रखे जाते थे। मतलब वनडे में क्या करना है आपको, कम समय में ज़्यादा स्कोर करना है। वहाँ जाके आपको बॉल को क्या ऐसा नहीं करना लेके बैठे खड़े हुए हैं 50 ओवर खेल गए एक रन नहीं बना, तो वहाँ आपको ये नहीं दिखाना, वहाँ क्या करना था आपको कम टाइम में ज़्यादा स्कोर करना। आजकल और जो 2020 हो गया उसमें भी सुपर फास्ट, जितना कम समय उतना पीट के भाग जाइए वो अच्छा है। ठीक है, तो कंडीशन क्या होता है, मतलब पावर जो आपका होता है बेटा वो कम टाइम में अगर ज़्यादा आप वर्क कर लेते हैं तो आप बोलेंगे ज़्यादा पावरफुल। ठीक, दूसरा एनर्जी जब आप बोलेंगे तो एनर्जी क्या टोटल कितना मैक्सिमम आप वर्क कर पा रहे हैं वो आपकी क्या कहलाएगी, एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, तो जब टेस्ट सीरीज होता है तो वहाँ मोर एनर्जेटिक चाहिए, लेके 2-3 दिन तक खेलता रहे। ठीक, और जब वनडे आप खेलते हैं तो क्या होता है, मोर पावरफुल होना चाहिए, कम इसका खेल के ज़्यादा रन क्या कर ले, स्कोर कर ले। ठीक है, तो कंडीशन दोनों में डिफरेंसेस होती है पावर और एनर्जी। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, एनर्जी। ठीक, तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज क्या बोलेंगे आप, एनर्जी। लिखिएगा पहला पॉइंट बेसिक कर लीजिए, लिखिएगा एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज, एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द, एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द, डिफाइंड एज कर लो, डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क, डिफाइंड एज its capacity, defined as its capacity for doing work, its capacity for doing work। जो कैपेसिटी होती है कार्य करने की उसी को हम लोग क्या कह लेते हैं, एनर्जी कहते हैं। इट्स कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, तो उसी को हम लोग नाम देते बेटा क्या, एनर्जी कहलाएगा। ठीक, अब जो एनर्जी आपकी होती है क्या होगी, जो एनर्जी होती है डिफरेंट टाइप्स में हम लोग क्या डिस्क्राइब करते हैं अलग। जैसे कि मैं आपने पढ़ा होगा क्या, एक तो हम लोग लेते हैं जो हमें यहाँ पढ़ना है वो मैकेनिकल एनर्जी पढ़नी है। कौन सी पढ़नी बेटा, मैकेनिकल एनर्जी। आपने मैकेनिकल, केमिकल, वाइब्रेशनल, हीट, काइनेटिक, बहुत सारी क्या, काइनेटिक तो फिर मैकेनिकल का ही पार्ट हो गया, लाइट एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी हम लोग डिस्कस करते हैं। बस ये इस यूनिट में जो हम लोग पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो नीचे लिखिएगा in nature energy is exist in nature energy is exist in different forms, different forms। पहले लिखिएगा मैकेनिकल एनर्जी, फर्स्ट लिखेंगे मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी हो गया। फर्स्ट क्या लिखेंगे, मैकेनिकल एनर्जी। ब्रैकेट लिख लीजिए मैकेनिकल में काइनेटिक एंड पोटेंशियल, यही हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। इस यूनिट में बेटा क्या पढ़ेंगे हम लोग, काइनेटिक और पोटेंशियल, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे। ठीक, काइनेटिक एंड पोटेंशियल पढ़ना है, फिर स्टडी करना मैकेनिकल का, लेकिन 2-4 फॉर्म में एनर्जी लिख लीजिए। दूसरा लिखेंगे केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी आप फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस पढ़े हैं, सेल वगैरह, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, केमिकल एनर्जी। अगर लिखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई जाएगी तो पढ़ाएंगे आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
हाँ तीसरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, चौथा न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा। वो भी एक अच्छा वायर है। हाँ नाभिक न्यूक्लियर एनर्जी। अगला मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी। नेक्स्ट साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी हो गया ना। नेक्स्ट लाइट लिख लिया है, नहीं लिखा है। लाइट एनर्जी, प्रकाश, दृष्टि जो प्रकाश में हम बात करते हैं, लाइट एनर्जी। हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। तो डिफरेंट फॉर्म्स होते बेटा हमारे किसके, एनर्जीज के। जो एनर्जीज हैं उनके अलग अलग क्या होते हैं, फॉर्म्स होते हैं। और एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। वन फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म बाई डिफरेंट डिवाइसेस। जैसे फैन चल रहा है, अब इससे पूछेंगे वो बताएगा। फैन चल रहा है, इसमें कौन सी एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, कितने लोग बताएंगे। फैन किस एनर्जी को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, कितने लोग बताओगे। हाँ बताइए। फैन तो यार बोला नहीं सर, फैन कौन सी एनर्जी को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, हाँ बताइए। कितने लोग। अच्छा कौन सा क्वेश्चन पूछा जाए, सब लोग हाथ उठाओगे। क्या था, ये भूल गए, लेकिन उसमें भी हाथ नहीं उठाया किसी ने, है ना। अरे बोलो हाथ उठाओ, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, भले से गलत बोल रहा होगी, ठीक है। जब गलतियाँ इंसान करता है तभी वो सुधार सकता है, जब गलती करेगा ही नहीं तो सुधरेगा कैसे। कभी भी कोई भी चीज़ 100% हमेशा एक्यूरेट नहीं होती है। अब कोई कहे कि हम नीट एग्ज़ाम देंगे नहीं डॉक्टर ऐसे बन जाएंगे, यार बनने के लिए तो देना पड़ेगा। हो सकता है एक आध बार आपका ना हो या फर्स्ट टाइम में हो जाए, वो डिपेंड करेगा आपकी मेहनत पे, आपके नॉलेज पे, ठीक। तो अगर आपको एग्जाम ही ना दे और सपना देखे रात में कि हम कल को क्या बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो फिर पॉसिबल नहीं है। आप गलती करोगे तभी सही कर सकते हैं, और बिना गलती करने वाले फिर वो सही नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बिना गलती किए क्या है कोई काम कर रहा है तो दैट मीन्स वो बहुत बेहतर कुछ नहीं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं कर सकता है। भाई जैसे कहा जाए कि हम कभी फेल ही नहीं होंगे, तो भैया क्या करो, ये इंटर है और BSc और BA कर डालो। अब आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे तो भी पास हो जाओगे, होंगे ना, ठीक। तो आपको वहाँ पे फेलर का कोई क्या। अब अगर आप किसी भी कंपटीशन में जा रहे हो, आप IAS की तैयारी कर रहे हो, और हम पहले बार में हो जाएंगे, तो ऐसे बहुत गिने चुने लोग होते थे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या सब कुछ क्लियर हो जाता है। अरे पता लगा रिटर्न निकला तो मेंस में क्या प्री निकला तो मेंस गड़बड़ा गया, मेंस निकला तो इंटरव्यू गड़बड़ा गया, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। इक्के दुक्के निकलते हैं हर साल के रिजल्ट में, जो क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में जिनका सब कुछ हो जाए, ऐसे इक्के दुक्के होते हैं, तो उन्हीं को कहते हैं गॉड गिफ्टेड वाले, ठीक। फिलहाल आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालते हैं, आप ऐसा टेंशन मत लीजिए। आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालते हैं, ठीक। क्या हुआ बेटा, हैं पानी पी लो, जब मुँह धुला लेते रहने के मतलब नहीं मुँह धुला, थोड़ा सा पानी पी लो, हैं पानी पिला बेटा इसको। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ठीक है, कि आपको इसलिए हर चीज़ पे जब भी क्वेश्चन कोई हो कहीं भी हो बोलो यार, गलती बोलोगे सामने वाला कहेगा ट्राई तो किया ना, ठीक। अब वैसे क्या कहते हैं, कौन सा गूंगे बहरे वाला के आवाज़ करने क्या मतलब, ठीक। आप बोलना सीखो, बोलेंगे तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर उसको इम्प्रूव करना चाहेंगे, बोलेंगे ही नहीं तो फिर क्या कहना है, हाँ, ठीक। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब डिफरेंट सोर्स है, जैसे मैं बोला था बेटा फैन किस एनर्जी को किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है। सर क्या 40% लोगों ने हाथ उठाया, बाकी 60% लोगों ने उसमें भी हाथ नहीं उठाया, हाँ, कि हाथ बदवा दिया जाए तुम लोगों का ऊपर, नीचे गिरे ही ना, हाँ। चलिए बताइए कौन सा होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, पंखा काम करता है सर। चलिए अच्छा, और कौन हाथ उठाया भैया जी, आप बता दो। बैटरी ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा बदल देता है। चलिए अच्छा, आप इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में बदलता है। बैठिए बैठिए, इधर देखिए कौन कौन हाथ उठाया जी, मैकेनिकल का इलेक्ट्रिक में बदलता है, मतलब पंखा भी उत्पन्न करता है।
किसी से पूछा जाए तो उसमें कौन क्या बोल रहे हैं उस पर सबसे बड़ा गुनाह क्लास का यही होता है। ठीक, हम खड़े हैं, आप खड़े हो, वो बता रहे हैं, हो सकता है उल्टा समझ में आया हो। ठीक, आप खड़े हो, अब 4 लोग मुझसे देते आपको कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा क्या? फिर आप दोबारा ही गलती किसी के द्वारा क्लास में नहीं होनी चाहिए। कोई कुछ बोल रहा है उस पर कोई ना तो कमेंट करेगा ना दाद दिखाएगा। ठीक, ये सब जरा सा पसंद नहीं है। ठीक, अब गलती भाई हम अभी बोले ना, गलती जब हम कहेंगे बताएंगे तभी होगी ना। खड़े ही नहीं होंगे, बोलेंगे ही नहीं तो कैसे गलती होगी? और गलती होगी तभी सही करेंगे। हाँ मतलब इलेक्ट्रिकल को किस में करता है? मैकेनिकल में करता है। तो फैन का काम क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में क्या कर रहा है? आपका कन्वर्ट करता है। ठीक है, लाइट बल्ब चल रहा है, ये क्या करता है? आप दोनों देखिए, तीनों लोग खड़े हो जाए, पीछे वाला 1 2 3, हाँ जी जल्दी से क्या करता है बताइए? हाँ, लाइट चल रही है, कौन सी एनर्जी किस में बदल रही है? इलेक्ट्रिकल को लाइट आप किसमें बदलता है? किस चीज में बदलेगा ये ट्यूबलाइट क्या काम करता है? किताब से कितने मिनट की दोस्ती है? किताब से कितने मिनट की दोस्ती है? बताओ, सही से बताना। हाँ, कितने लोग अभी बिलो 1 आवर हैं? 1 घंटे से कम कितने लोग किताब कापियाँ पढ़ते हैं? आपका 1 घंटे से कम पढ़ने वाले कोई हैं? नहीं है, सब 1 घंटे ज़्यादा पढ़ते हैं। चलिए, अच्छा 5 घंटे से ज़्यादा पढ़ने वाले कितने लोग हैं? हाँ देखो, 5 घंटे से डेली घर पे जो ज़्यादा पढ़ते हैं। हाँ देखो, शर्मानी बात नहीं, हो सकता आप ही पढ़ रहे हो यार, बुराई थोड़ी है। आप ज़्यादा मेहनत करते हो, अच्छी बात है, इसमें क्या सामान है? कितने लोग 5 घंटे से ज़्यादा पढ़ते हैं? हाँ बताइए, मोर देन 5 आवर्स। अच्छा सोच के दिखा रहे हैं, कोई ऐसा ना कहे बहुत पढ़ते हैं। अरे कोई नज़र नहीं लगाएगा, आप पढ़िए। ये खाली कहने का भ्रम होता है कि कोई नज़र लगा देगा, है ना। अब जो कर रहे हैं उसको करिए, ठीक। और जो लोग नहीं पढ़ते हैं बेटा पढ़िए, ठीक है। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटा पढ़ने से डॉक्टर कोई नहीं बनता है, ठीक। मतलब देखो, 2 चीज़ें हैं, एक हमारा होना ना होना, ठीक, वो सेकेंडरी फैक्टर है, बट हम उसके लिए करते हैं नहीं करते हैं हमारे हाथ में, ठीक है। आपको पहले दिन से बोल रहे हैं कि अगर आप अपने फुल एफर्ट करेंगे तभी रिजल्ट का उम्मीद करिए। अगर आपको क्या दिल्ली जाना है और लखनऊ में बैठ के कहो हम दिल्ली पहुंच गए, तो पहुंच सकते हैं क्या? या बस्ती में पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गया, पहुंच सकते हैं क्या? तो आपको जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है बेटा, आपको पहले से थोड़ा सा कम से कम 5 से 6 घंटे अपना डेली, वो भी डेली, ये नहीं आज पढ़ लिया तो 3 महीने से छुट्टी पे हैं, तब जाके कुछ आप सोचिए कि हम अच्छा कर सकते हैं। और उतना करने वालों का भी बहुत सारों का नहीं होता है, बहुत सारे उतना या उससे प्लस करने वालों का भी नहीं हो पाता है, ठीक। लेकिन होता उन्हीं का है जितना उतना या उससे ज़्यादा करते हैं, बट उससे कम करने वालों का नहीं होता है। तो आप अपना रिजल्ट को डिसाइड क्या करेंगे, ठीक। आप अपना रिजल्ट क्या कर रहे हैं वो डिसाइड कर रहे हैं। अभी बहुत देर नहीं हुई है, अभी बहुत देर नहीं हुई है। अगर आपको बनना है भी है तो शुरू कर दीजिए। अगर किसी के घर वाले पढ़ने ना देना देते हों तो बताओ, हम उनसे निवेदन कर लेंगे। अगर आपसे ज़्यादा वर्क ले रहे हों, आपको टाइम ना मिल रहा हो सकता है किसी के घर में जिम्मेदारियाँ हों, भाई ऐसा नहीं कहा जा सकता है, बट अगर ऐसा कुछ है तो हम आपके गार्जियन को समझा देंगे, बात कर लेंगे, रिक्वेस्ट कर लेंगे, भैया अगर बच्चा पढ़ रहा है तो पढ़ने दीजिए, थोड़ा सा आप मेहनत कर लीजिए। ऐसा है किसी घर में कि काम बहुत रहता है वो पढ़ने नहीं पाता है? हाँ जी, आपसे ज़्यादा मम्मी काम लेती है, मम्मी फ़ोन करवाना शाम को 8 बजे के बाद, है ना। तबीयत खराब नहीं रहता मम्मी के ना, रहता है ज़्यादा खराब रहता है, थोड़ा थोड़ा रहता है, और कहते तुम कर बेटा, अगर तो बात करवाना है, कहते कि डॉक्टर बनेगी तो आपका इलाज करेंगे, जब बुढ़े हो जाएंगे तो इलाज कभी नहीं करें, कौन कराएगा फिर, है ना, ठीक। चलो देखो, तो कंडीशन, लेकिन कंडीशन ये भी होता है ना, ऐसा भी नहीं कि अगर 10 मिनट के लिए काम करें किताब लेकर बैठ जाए। आधे बच्चों का ये भी टेंडेंसी होता है, जब काम का टाइम आया तब तक किताब खुल जाती है, ठीक। और जैसे काम ओवर पढ़ाई ओवर, अब ऐसे टाइम पर तो आपको बोलेंगे भैया आप करो, ठीक। इसलिए ऐसी आदत, आप इतने बड़े हो गए हो, ऐसी आदतें ना पालिए, अगर करते हैं तो ये गलत है, ठीक है। चलो देखो हो गया इतना।
मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल में पहले पढ़ेंगे काइनेटिक, फिर पढ़ेंगे बेटा पोटेंशियल। पहला क्या पढ़ेंगे हम लोग? काइनेटिक, फिर पढ़ेंगे क्या? पोटेंशियल एनर्जी। तो हेडिंग करिएगा काइनेटिक एनर्जी। हेडिंग करेंगे काइनेटिक एनर्जी। यही पढ़ना है कि? हाँ, यही पढ़ना ही सर, काइनेटिक एनर्जी। अरे पोटेंशियल भी पढ़ना है। हाँ नहीं, ये मैकेनिकल पढ़ना। काइनेटिक एनर्जी लिख लिया? चलो अब बताएंगे, आप पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। अगर कोई भी बॉडी है, कोई सिस्टम बेटा मोशन में है, क्या है? मोशन। हम लोग बोलते हैं द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन एज नोन एज क्या? काइनेटिक एनर्जी। किसी भी सिस्टम में उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी आपकी क्या होती है, प्रेजेंट होती है, उसे हम लोग कह लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे अभी हम सभी लोग किसमें हैं? रेस्ट में है, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है क्या? पोटेंशियल नहीं है। ठीक, क्या है? काइनेटिक एनर्जी हम लोग की कैसी है? जीरो है, क्योंकि अभी हम लोग मोशन में नहीं है। ठीक, क्योंकि जो भी चीज़ें होती है उसकी स्टडी हम लोग बेटा अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं दिया गया है, आपको पहले बताया जा चुका है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग स्टडी करते हैं उसे कहते हैं क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका डिफाइंड नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, तो हम लोग ऑलवेज किसको एज ए याद को फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं और उसी के रिस्पेक्ट में पूरी स्टडी करते हैं। अगर आपको ये डिफाइंड नहीं है फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, तो बेटा हम लोग किसको लेंगे? यर्थ को ट्रीट करेंगे एज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस और उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग स्टडी करेंगे किस चीज़ की। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए जिसके लिए आप निकालते हैं। तो अभी हम सभी लोग यर्थ पे गए हैं और सारे के सारे रेस्ट में हैं। ठीक, एक्चुअल में यर्थ रेस्ट में है क्या? नहीं, सन के रिस्पेक्ट में मोशन में है, मोशन कर रही है अपनी एक्सिस पे। ठीक है, तो उस कंडीशन में एक्सिस में भी रोटेट हो रही है, अराउंड द सन भी रोटेट हो रही है। तो हम एक्चुअल में तो वो क्या है? मोशन में है, लेकिन जिसके रिस्पेक्ट में हम स्टडी करते हैं उसके रिस्पेक्ट में कैसे हैं? रेस्ट में। इसीलिए हम लोग कभी काइनेटिक एनर्जी कैसा है? जीरो। काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो। तो कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो हम लोग बोलेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। अगर बॉडी मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी आपका उसमें प्रेजेंट होगी। अब काइनेटिक एनर्जी जो होगी, जैसे जैसे आपका वेलोसिटी बढ़ती जाएगी उस पर्टिकुलर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज करती जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो आपका होता है, फार्मूला क्या करते हैं हम लोग? आप एम हाफ एमवी स्क्वायर। बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी आपका होता है, बेसिक फार्मूला बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हो, हाफ एमवी स्क्वायर के क्या होता है? बराबर होता है। यम आपका मास हो गया, यम क्या हो गया? मास ऑफ बॉडी हो गया, और बी क्या होता है बेटा? वेलोसिटी हो गया। बी क्या है आपका? वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट या उस बॉडी की होती है। तो ये कंडीशन बेसिक जो फार्मूला होता है एक बार लिख लीजिएगा, तब लिखिएगा। तो जो बेसिक रिलेशन हम लोग लिखते हैं वो हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो लिख लीजिएगा द एनर्जी, मैंने लिख लिया, द एनर्जी possessed by a body, possessed by a body due to, किसकी वजह से? ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इसका भी मात्रक होगा। हाँ बेटा, यूनिट डायमेंशन मात्रक सब वही से। हाँ, एनर्जी की जो एनर्जी होगी वही होगी। ठीक है, इसका अर्थ क्या कहलाएगा बेटा? काइनेटिक एनर्जी। और हम लोग बेसिकली लिखते हैं क्या? K = हाफ एम बी स्क्वायर। जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो हाफ एम बी स्क्वायर के क्या होगा? आपका बराबर होगा। यूनिट आप ले लेंगे क्या? ऐसा यूनिट जूल या न्यूटन टू मीटर, और डायमेंशन ml² T⁻²। सर जी, अगर हम खड़े हैं, कोई बस जा रहा है, तो अगर हम पूछे कि हमारा द्वारा काइनेटिक एनर्जी बस के रिस्पेक्ट में, तो वहाँ पर भी हाफ एम बी स्क्वायर लगेगा। हाँ, वेलोसिटी अगर ऑब्जर्वर क्या है आपका बस में, ठीक, हाँ, और आपको वो ऑब्जर्व कर रहा है, हाँ, तो अगर वो जा रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में आप जा रहे हो। जैसे आप बस में कोई बाहर खड़ा होगा तो क्या लगता है कि आप अगर अपने दृष्टि मान लो तो रिलेटिव वेलोसिटी उसको दे दीजिए, वो चलता हुआ फील होगा ना। जी सर। उसके रिस्पेक्ट में तो आपका होगा, लेकिन आपका अपने रिस्पेक्ट में जीरो होगा।
उसके रिस्पेक्ट में हमारा कितना होगा? वही होगा जो बस की वेलोसिटी है और जो आपका मास हाफ हम mv स्क्वायर। मास हमारा लगेगा, मास हमारा, वेलोसिटी उनका, ठीक। लेकिन ये हाइपोथेटिकल है, ठीक। हम उसी बॉडी की स्टडी करते हैं जो खुद मोशन में होती है, ठीक है। तो रिलेटिव कंडीशन अप्लाई करने को हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, बट एक्चुअल में जो होता है जिस बॉडी का वेलोसिटी जो बॉडी मोशन में होती है उसी का लेते हैं। नहीं तो ऐसे हर चीज़ का हम लोग के रिस्पेक्ट में कोई तो चल रहा होगा ना, ठीक। तो इसलिए जो लेते हैं हम लोग, तो जिस बॉडी की में मोशन है हम उसी के लिए पर्टिकुलर डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हाफ mv स्क्वायर के क्या हो गया, बराबर हो जाता है। इसी को अगर हम लोग रिलेट करते हैं, ठीक है, mv स्क्वायर को अगर हम लोग थोड़ा सा ब्रेक कर लें मोमेंटम के टर्म में, तो चेंज कर सकते हैं। किसमें? आपने पढ़ा P = mv होता है, ठीक। क्या पढ़ रहे हैं आपने? P बराबर P = क्या होता है, mv होता है ना। तो वहीं पे आपने क्या हाफ mv स्क्वायर को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, हाफ p इंटू किसमें, v में। तो फिलहाल अगर वहाँ से कोई रिलेट ऐसा करके बनता है तो ध्यान रखिएगा, ठीक। अगर कोई रिलेशन यहाँ पे अराइज होता है जहाँ मोमेंटम दे के दिया गया है और आपको क्या किसमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू उसके बेस पर रिलेट करके पूछा जा रहा है, तो वहाँ से हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं बेटा, हो जाएगा। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, और तभी तक होगी बॉडी में जब तक वो मोशन में है। जैसे ही मोशन आपका क्या होगा, क्या करेगा, सीज होगा यानी बंद होगा, वैसे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फिर 0 हो जाती है, ठीक है। आगे लिखेंगे, हो गया। नेक्स्ट चलिए, तो इस कंडीशन में ये तो तरीका हो गया, हम कैसे निकालेंगे, वहाँ से आप डिटरमाइन कर लेते हैं, ठीक है, कि एनर्जी को कैसे आप रिलेट करके यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ऐड आके पॉइंट बना लो, काइनेटिक एनर्जी ऐड आके पॉइंट बनाइएगा। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है किस पे डिपेंड करता है बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे क्या करेगा आपका डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब समझ लो कैसे, अगर आप किसी मान लो ट्रेन में बैठे हुए हो, क्या बैठे हैं हम लोग, ट्रेन में बैठे हुए बेटा। अब अगर ट्रेन के रिस्पेक्ट में आपकी काइनेटिक एनर्जी निकाली जाए तो क्या होगी, अगर आप ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन के रिस्पेक्ट में आपकी काइनेटिक एनर्जी डिटरमाइन की जाए तो क्या आएगी, कितने लोग कह रहे हैं, 0 वाले हाथ उठाओ। आप ट्रेन में बैठे हुए हो और ट्रेन के रिस्पेक्ट में आपकी काइनेटिक एनर्जी डिटरमाइन की जा रही है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ट्रेन में बैठे हैं आप और ट्रेन के रिस्पेक्ट में ही निकाला जा रहा है। 0 वाले हाथ उठाओ, कितने लोग कह रहे हैं कि 0 नहीं होगी, नॉन 0 वाले हाथ उठाओ, नॉन 0 लोग हाथ नहीं उठाएंगे, उनके हाथ को बदलाव के खिंचवा के क्या खड़ा दिया जाएगा, है ठीक। तो उस कंडीशन में क्या नॉन 0 वाले बेटा आपको ट्रेन के रिस्पेक्ट में ही पूछा जा रहा है ना। जैसे मान लो ये ट्रेन हम इससे बैठ गए, अब ये जिस स्पीड से चल रहा है उस स्पीड से हम भी चल रहे हैं ना, तो हम इसके रिस्पेक्ट में कैसे हैं, रेस्ट में हैं। और जब उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी ट्रेन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 0 होगा। पर अगर कोई बाहर आप क्या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जो वेलोसिटी ट्रेन की होगी इनटू मास ऑफ द पर्सन, क्योंकि जो वेलोसिटी ट्रेन की है वही वेलोसिटी आप क्या होगी आपकी भी होगी, तो आपकी वेलोसिटी और ट्रेन की वेलोसिटी सेम हो गई। तो उस कंडीशन में हाफ m क्या मास ऑफ द पर्सन की ट्रेन किसका लोगे, पर्सन जिसका आपने निकालना है, इनको क्या वेलोसिटी आपका ट्रेन, तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं आप mv स्क्वायर करके क्या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यानी अर्थ के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ठीक। जबकि जब ट्रेन के रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे तो क्या था, 0 था, ट्रेन के रिस्पेक्ट में क्या था आपका 0 था। तो यहाँ से हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं क्या हुआ कैसे होगा, रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चल गया, ये हो गया बेटा, क्या लिखा आपने, डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पॉइंट याद आएगा ना कैसे, ठीक। दूसरा लिखिएगा, जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है बेटा, इसकी काइनेटिक एनर्जी, एक आपने लॉ ऑफ रिलेटिविटी पढ़ा होगा, कितने लोग पढ़े हैं लॉ ऑफ रिलेटिविटी।
अरे अच्छा, आइंस्टीन ने क्वेश्चन पढ़ा है? ये भी एमसी आइंस्टीन का मास एनर्जी क्वेश्चन ये बराबर एमसी इक्वल टू MC स्क्वायर पढ़ा है ना। मास इक्विवेलेंट टू एनर्जी इक्वल टू MC स्क्वायर, मास एनर्जी इक्विवेलेंट इसे बोल लेते हैं हम लोग, ठीक। तो इक्वल टू कितना होता है आपका? MC स्क्वायर होता है। लेकिन अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी क्लोज टू क्या लाइट हो, क्लोज टू क्या होता है लाइट हो, जैसे हम लोग गाड़ी साइकिल या किसी चीज़ से चलते हैं तो लाइट की वेलोसिटी के रिस्पेक्ट हमारी वेलोसिटी निग्लेजिबल होती है, तो हमारे मास में कोई डिफेक्ट नहीं होता है। बट कोई बॉडी अगर आपका क्या वेरी लार्ज वेलोसिटी से जा रहा है जिसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के क्लोज है, तो उस कंडीशन में हमारा जो इफेक्टिव मास होता है उसे हम लोग काइनेटिक मास कहते हैं। और रिलेशन आता है इक्वल टू m नॉट अपान 1 अपान क्या, जैसे लिखते हैं जब m की वैल्यू हो जाती है m नॉट अपान √1 माइनस v स्क्वायर अपान g स्क्वायर, इसी को काइनेटिक मास कहते हैं। ये रेस्ट मास है, m नॉट रेस्ट मास होता है, ये काइनेटिक मास होता है। अगर 1 माइनस v हो गया वेलोसिटी आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया वेलोसिटी आपका लाइट, वेलोसिटी आपका क्या होता है लाइट होता है। तो ये कंडीशन आपका होता है अगर कोई भी बॉडी लाइट की वेलोसिटी या उसके क्लोजर वेलोसिटी से जा रही है, तब उस कंडीशन में हमारा क्या होता है जो इफेक्टिव मास होता है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है और उसी को हम लोग कह लेते हैं काइनेटिक मास। और जब मास की वैल्यू इफेक्टिवली चेंज होगा तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी क्या करेगी चेंज होती है स्लाइडली, ठीक है। तो याद रखेंगे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं लॉ ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है। वहीं ऊपर जगह रखते हैं, ऊपर टॉप में लिख लो m इक्वल टू m नॉट अपान क्या, हर चीज़ नोट में नहीं लिख सकते। यहाँ ऐसा देखे कोई चीज़ ना उसके ऊपर जगह रहती है ना, इसलिए काफ़ी वाले आप लोग इतना जगह छोड़ के रखते हैं ना, कुछ एडिशनल हो तो वहीं छाप लिया करो, ठीक है। ये कंडीशन हो गया हमारा बेटा किसका काइनेटिक एनर्जी का। आगे पढ़ेंगे हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या पढ़ेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, कितने लोग को मालूम है बेटा? सर जी एक लाइन में से पोटेंशियल एनर्जी लिखा है तो वर्क एनर्जी थ्योरम बताइए। वर्क एनर्जी थ्योरम जब हम लोग बात करते हैं ना तो क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी और किसमें वर्कडन को रिलेट करते हैं, पोटेंशियल भी आगे करिएगा लिखिएगा। वर्क हेडिंग करो वर्क एनर्जी थ्योरम, अभी कर लीजिए तब क्वेश्चन कराएं। वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क एनर्जी थ्योरम देखो बेटा, इसका हम यहाँ यूज करते हैं कि किसी भी बॉडी को, कोई भी अगर आपकी बॉडी है ठीक, उसकी काइनेटिक एनर्जी अगर आप यानी उसकी वेलोसिटी को आप चेंज कर रहे हैं, कोई भी गाड़ी है, कोई व्हीकल है, कोई बॉडी है, अगर उसकी वेलोसिटी को हम लोग चेंज कर रहे हैं तो वेलोसिटी को चेंज करने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। जो वर्क आप करेंगे ना वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होता है। द वर्क डन ऑन द बॉडी विल बी इक्वल टू क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसी को हम लोग कह देते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। लिखिएगा द वर्क डन ऑन ए बॉडी, द वर्क डन ऑन ए बॉडी body to increase work done on a body to increase its velocity to increase its velocity from u to v is given by from u to v is given by देखिएगा, देखो जो कंडीशन हमारा होगा ई डब्ल्यू की वैल्यू आपकी जो होगी एक तो रिलेशन करते हैं एम बी टू डी बी, और यही जो हम लोग डब्ल्यू निकालेंगे तो इंटीग्रेशन यू टू बी एम बी इंटू डी बी, बी इंटू डी बी का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा? बी इंटू डी बी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? एक्स इंटू डी एक्स, पावर जुड़ने लगेगा बट्टे में, एक्स इंटू डी एक्स खाना होगा। हाँ तो क्या आया है? एक्स की पावर बढ़ेगी का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स की पावर बढ़ेगा बट्टे में आ जाएगा, यानी बी के पावर क्या आ जाएगा? एक्स यहाँ किसके टर्म में बोलो? बी के पावर 2 बटे 2 एम बी स्क्वायर बाई
2। अरे भाई b के पावर यहाँ 1 है, आप इंडिकेट कर रहे हो तो उसके अंदर पावर में 1 जुड़ जाएगा, 1 + 1 2, और वही जो पावर आता है कहाँ आ जाता है 5 में। इस कंडीशन में जब इंटीग्रेट करेंगे तो m तो हमारा कांस्टेंट फैक्टर है बाहर b × d में इंटीग्रेशन का b² लिमिट है g × कितना b। अब इसी को थोड़ा सा हम आरएच कर देंगे, अपर लिमिट माइनस ये बी अपर लिमिट माइनस क्या लोअर लिमिट, लेकिन m इंटू अपर लिमिट b ही है तो b² माइनस c² कितना। इनमें से 1/2 कॉमन है, इसे लिख सकते हैं हाफ इंटू m b² माइनस कितना u², और इसी को अलग कर लिया जाए तो हाफ m b² माइनस हाफ m u²। ये कहलाएगा कि ए फाइनल और ये कहलाएगा कि ए क्या इनिशियल। ये हो गया w, यानी w = डेल्टा कितना हो गया ए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और ए बराबर मैथमेटिकली लिखेंगे तो हाफ m b² माइनस u² के बराबर। इसी को वर्क एनर्जी इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्क एनर्जी इक्वेशन एंड थ्योरम इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम। थ्योरम को कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, इक्वेशन जो बनेगा उसी को वर्क एनर्जी इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। समझ गए? हट जाएंगे? जल्दी नोट करिए। लिमिट वो कहाँ तक रहेगी? लिमिट इन प्लांट कहाँ? u से b इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है। बी में यू की वैल्यू एक बार रखेंगे और फिर बी में एक बार b की जगह b रख दिया, एक बार b की जगह b रख दिया। तो मल्टीप्लाई होना चाहिए कि इससे ठीक b की जगह पे ही ऑलरेडी b के फॉर्म में था ही, हमने b की जगह b ही रखा तो वही रह गया b² ही। ठीक, b² और b की जगह v रखा तो अपर लिमिट माइनस लोअर होता है तो माइनस u² क्या हो गया b² माइनस u² 2 हो गया। ठीक, हो गया? तो ये हो गया। देखिए जैसे क्वेश्चन स्टार्ट होगा का एनर्जी क्वेश्चन, वो नीचे क्या गिरा है? कार्ड तो नहीं गिरा है आपके पैर के पास में? नीचे नीचे this equation नीचे लिखिएगा। नोट हो गया? नीचे लिखो दैट इज this equation is called work done, that is work done on the body block जो भी हो on the body will be equal to change in kinetic energy, will be equal to change in kinetic energy। वर्क डन बाय द बॉडी विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जो वर्क डन आपका होता है वो काइनेटिक एनर्जी के चेंज से क्या होगा? बराबर होगा। अगर जितना ज़्यादा वर्क करेंगे तो उसकी वेलोसिटी में चेंजेस उतनी ज़्यादा होंगी, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज क्या होगा? उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन ठीक है, नोट कर लिया? क्वेश्चन बोल रहे हैं? एक और लिख लीजिए तब क्वेश्चन बोलें। ठीक है, रिलेशन बिटवीन संबंध। ठीक, देखो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी विथ लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी विथ लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में कैसे हम रिलेट करते हैं चार समझा दे रहे, कर लीजिएगा। देखो काइनेटिक एनर्जी फार्मूला लिखा था हाफ mv², क्या लिखा था? हाफ mv² लिखा था। तो इसके
काइनेटिक एनर्जी आपने कितना हाफ इसमें क्या करें आप m into v मल्टीप्लाई किया वैसे डिवाइड कर दें into v स्क्वायर m की वैल्यू क्या होती है p p by v into v स्क्वायर a की v को हम लोग यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं पर कंडीशन में क्वेश्चन बनाया जाता है बेटा तो कभी-कभी हमारा क्या जो वेलोसिटी आपकी है क्या होगी वेलोसिटी है तो उस कंडीशन में नीचे एक वेलोसिटी ऊपर एक को हम लोग क्या करें इग्नोर कर दीजिए प्राइम कैंसिल कर दीजिए इग्नोर कैंसिल बोलेंगे इससे आप ऐसे करोगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी हाफ pv pv p into v क्या हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा हाफ p into v के क्या होगा बराबर होता है ठीक तो यहाँ से दिखा रहे थे काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में क्या रिलेशन होगा इसके बेस पे आपका डिटरमाइन कर लेंगे बुझेगा शुरुआत में फार्मूला दिखाया जाता है ये तो फार्मूले की शुरुआत में ही दिखाया लिख ली ही नहीं लिख लीजिए बुझेगा बेटा और दूसरा आपका रिलेशन होता है इसी को अगर हम लोग p को जैसे यहाँ पर लिखा p into p अब यहाँ से m से मल्टीप्लाई कर दो m से डिवाइड कर दो इसी बराबर हो जाएगा हाफ p into mv अपॉन m mv भी p स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी दूसरा रिलेशन हो गया एक तो हाफ pv है इक्वल हो जाएगा p into p स्क्वायर बाई इस बार 2m इससे भी कई बार क्वेश्चन आपको ये मिल जाता है p स्क्वायर बाई 2m काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन हो गया p स्क्वायर बाई कितना 2m और यहाँ से p की वैल्यू फाइंड करोगे तो p की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से काट के लगाएगा तो p स्क्वायर का 2 आएगा 2m into p e तो यहाँ पे p की वैल्यू तो आ जाएगा 2m into p e के क्या हो गया ठीक है चलिए आपको pm